साउंड कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज, आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं जानी मानी फिल्म संवाद और कहानी लेखिका कामना चंद्रा से यूनुस खान की बातचीत। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को। मैं हूँ आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय हमारे साथ हैं जानी मानी लेखिका कामना चंद्रा। कामना जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। रेडियो से तो बहुत पुराना नाता रहा है आपका। हाँ बिल्कुल, मैंने जब काम शुरू किया तो वो रेडियो से ही किया। बिल्कुल, क्योंकि मैं उस जमाने में, पता है मैं कब की बात कर रही हूँ जी, 52, 53। क्या बात है। उस वक्त रेडियो ही हमारा साथी था। जब भी हम लोग खाली होते अपनी पढ़ाई लिखाई से, कभी फुर्सत मिलती तो हम लोग रेडियो ही सुनते थे, और तो कुछ था नहीं। पर रेडियो में इतने प्रोग्राम आते थे सुबह से लेके शाम तक। सुबह को पूजा पाठ वाले, फिर दूसरे शुरू हो जाते थे, फिर कार्यक्रम बदलते जाते थे, न्यूज आती थी, और शाम को ड्रामे, कहानियां, सभी कुछ। तो हम लोग जुड़े रहते थे। बल्कि आपने आजादी का ऐलान भी रेडियो पर सुना था। जी बिल्कुल, वो याद बांटिए हमारे साथ। आजादी के वक्त मैं शायद 7वीं 8वीं क्लास में थी। और शहर कौन सा था? देहरादून। क्या बात है। और वहाँ मुझे बोर्डिंग हाउस में भेजा गया था पढ़ने के लिए। जी जी। क्योंकि मेरे पिताजी नहीं रहे जब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन वो अध्यापक थे, और उन्होंने हमेशा मेरी माँ से यही कहा कि अपने बच्चों को हम कुछ भी चाहे ना दें, एजुकेशन, जी, शिक्षा से ज्यादा जीवन में और कोई चीज नहीं है। अगर कि उस जमाने में लड़कियों की शिक्षा पर इतना जोर, हाँ, क्योंकि वो अध्यापक थे। तो उन्होंने कभी, हम 3 बहनें और 1 भाई थे, कभी ये नहीं किया कि ये लड़के को ज्यादा पढ़ाएं या लड़की को कम। तो उनकी मृत्यु बहुत छोटी अवस्था में हो गई, और मेरी माँ को जहाँ रहना था वहाँ कोई शिक्षा का उतना अच्छा स्कूल नहीं था। तो मेरे भाई को थॉमसन कॉलेज इंजीनियरिंग के में एडमिशन मिल गया। वो रुड़की पढ़ने गए और मुझे देहरादून महादेवी कॉलेज। अच्छा, क्या बात। तो मैं वहाँ बोर्डिंग में थी। दोनों ही ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट हैं। थॉमसन तो अब IIT बन गया है। अब IIT, उस जमाने में एक क्लास में सिर्फ 30 लड़के लिए जाते थे। जी जी। ओनली 30 अमेरिकन और इंग्लिश प्रोफेसर होते थे, और पूरे एशिया से लोग आते थे कंपटीशन के लिए। और महादेवी कोई कम कॉलेज थोड़ी था जहाँ आप गई। तो मुझे वहाँ भेजा गया। जी। तो मैं 7वीं 8वीं क्लास में थी। हमने इतनी तैयारियां की थी, हम लोग बड़ी जल्दी साड़ी पहनना शुरू कर देते थे उस जमाने में। जी, तो वो रंगी थी। अच्छा। ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर। वाह वाह वाह। वो पहन के हमने सारा दिन फंक्शन होते रहे और झंडा लहराया। और रात में हम सब, जो हॉस्टल की लड़कियां थी, हम सब छत पे गए, जहाँ एक बहुत बड़ी सी बैल होती थी। रात को कभी जब क्लास बदलती थी तो वही बजती थी। जी जी। उस घंटी को रात के 12 बजे बजाया गया, और हमने नेहरू जी का भाषण वहीं सुना। क्या बात है। जिसमें उन्होंने कहा था कि व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक, वी आर ए फ्री कंट्री। यस, क्या बात है। उस भाषण को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है ना। Yeah. आजादी के उन दिनों के नाम एक देशभक्ति गाना सुनते हैं। कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है? हम लोग तो इतने सारे गाने, भारत माँ तेरी जय हो, विजय हो। क्या बात है। गांधी जी हैं और तिलक फिर से आए हैं। वाह वाह, बिल्कुल। राणा शिवाजी का फिर से उदय हो। क्या भारत माता तेरी जय हो। यहाँ सुनते, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। महल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा
चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। कामना जी, आपसे बातें हो रही हैं और ये आजादी की बात हमने की। आपने बताया कि आप 7वीं कक्षा में थी शायद, और रेडियो से आपका नाता बहुत गहरा था और आपने रेडियो पर ही ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जैसा भाषण भी सुना। उन दिनों में आपकी पढ़ाई पर बहुत जोर था, जाहिर है कि आप लिटरेचर भी पढ़ रही होंगी, तो किन साहित्यकारों का गहरा असर आप पर पड़ा? सच पूछिए तो जब हम पढ़ने गए और मैं हॉस्टल में गई तो उस वक्त तो हम अपनी जो हमारा सिलेबस होता था, कार्यक्रम होता था, उसको ही ज्यादा पढ़ते थे, लाइब्रेरी से कुछ किताबें लाते थे। पर मेरा ये शौक पढ़ने का इतनी जल्दी लाइफ में शुरू हो गया कि शायद मैं 9-10 साल की थी तो मेरी बहनें पढ़ती थी। मेरे पिताजी सबको एनकरेज करते थे क्योंकि शाम को क्या करेंगे, वो बहुत वक्त होता था, पढ़ाई लिखाई दिन में हो गई, शाम को और कुछ हो गया, बातचीत हो गई, लेकिन उसके बाद लालटेन की रोशनी में हम सब किताबें जो मेरे पिताजी लाते थे लाइब्रेरी से, खरीदवाते थे, वो सब पढ़ते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 9-10 साल की उम्र में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और भी बहुत सारे थे जिनको हमने, और उसने कहा था कहानी, मैंने शायद उस वक्त पढ़ ली थी। क्या बात है। क्योंकि वो मेरी बहनें जब वो बड़ी क्लास में थी, एक शायद 10th में थी, एक 11th-12th में थी, तो वो लोग डिस्कस करते थे तो मैं सुनती थी कि किसकी बात हो रही है, और मैं भी, क्योंकि हिंदी तो हम सब ने पढ़ना शुरू कर दिया था, मैं वो पढ़ने लगी। तो मेरा शौक जो है उस जमाने से, मुझे किताब देवदास पढ़ी मैंने उस जमाने। वाह वाह वाह, क्या बात तो मुझे किताब कभी भी मिल जाए, मैं अब भी इस उम्र में भी, मेरी आंखों में अब थोड़ा चश्मा लगा के स्ट्रेन करना पड़ता है, पर मैं अब भी पढ़ती हूँ, अब भी पढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। तो पढ़ने का शौक उस जमाने में चल रहा था, सिनेमा से किस तरह का नाता था? और दूसरी चीज और पूछूंगा वो ये कि लेखन का शौक कहाँ से शुरू हुआ? सिनेमा से तो बचपन में तो बहुत कम ही रहा, क्योंकि ज्यादा हम देखने जाते नहीं थे, लेकिन हाँ जब कोई अच्छी मूवी आती थी तो उसको देखने के लिए हम जाते थे। तो मुझे अब तक याद है अछूत कन्या मैंने देखी, वाह वाह, देविका रानी की, अशोक कुमार जी के साथ। उसके बाद कंगन और बंधन, वाह वाह, उनकी वो पिक्चर, तो वही मुझे 4-5 पिक्चर याद है। कुछ भी अच्छा होता था ना, दूर हटो ए दुनिया वालों, किस्मत,
मुमताज शांति उसमें। बिल्कुल, अशोक कुमार अशोक मुमताज कुमार। शांति। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी, लेकिन इतना मुझे उसमें लगता था, इतना आनंद मिलता था पिक्चर देख के, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को ले जाते थे दिखाने के लिए मूवी, लेकिन बड़ा एंजॉय करते थे हम। वो हमारे लिए सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट था। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ना लिखना तो रोज का काम था, वो जी। तो हमारे घर में शुरू से रहा। बिल्कुल। लेकिन मूवी जाना इतनी बड़ी बात थी कि उसकी तैयारी 2 दिन पहले से, और 2 दिन बाद तक उसका खुमार रहता था दिमाग, उसके बारे में बात बात कर सोचना। तो वहीं से मुझे बहुत अच्छा लगता था। और लिखने का शौक कहाँ से शुरू होता है? लिखने का ऐसा हुआ कि 10th तो मेरा देहरादून से हो गया, और 12th के लिए मैं लखनऊ, वहाँ मेरी और भी फ्रेंड्स बोर्डिंग में थी। तो फिर मैंने वहाँ महादेवी कॉलेज एक्चुअली पार्टीशन हुआ और हॉस्टल बंद हो गया, तो फिर दूसरी जगह जाना ही था। तो 12th के लिए मैं लखनऊ में महिला कॉलेज उनकी हो गई। फिर तो उनको बंगला, गाड़ी सब मिल गया, ऑर्डर ली सब। तब तक मेरा मन भी हॉस्टल में रहते रहते मतलब भर गया था, उब गया था। मुझे लगता था मैं घर में रहना चाहती हूँ। तो ऐसा समझिए कि कुछ ऊपर वाले की इच्छा थी, क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि यूनिवर्सिटी से मैं BA करूँ। तो बस मेरे भाई वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेरी भाभी जो थी उन्होंने पहले वहाँ से ही पास किया था, तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत वो जानती थी रजिस्ट्रार को, इसको उसको, तो मुझे एडमिशन मिल गया। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने लिटरेचर लिया, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर BA में। अरे वहाँ तो बड़े तोप लोग पढ़ाया करते थे भाई, एकदम मशहूर मशहूर लोग। फिराक साहब थे, बच्चन जी, फिराक साहब, ये लोग इलाहाबाद में। मैंने वहाँ ज्वाइन किया 51 में, और 53 में मैंने पास किया जी जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो हमारा विमेंस डिपार्टमेंट अलग होता था। अच्छा जी। MA में हम लोग जाते थे, वो कॉमन था जी। तो शायद वहाँ साक्षात्कार कुछ होता, पर वो अवसर मुझे नहीं मिला। BA का हमारा अलग विमेंस डिपार्टमेंट था, तो वहाँ भी हमें जो मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया था, तो उसके लिए प्रोज पढ़ाने के लिए एक मिस डे होती थी, एक मिस पाठक थी, और एक जो हिंदी की हमारी बहुत अच्छी प्रोफेसर थी शैलजा जी जी। हाँ, मिस निगम। अच्छा। उन्होंने मुझे इतना एनकरेज किया कि जो भी मैं लिख के दे देती तो हमेशा कहती थी कामना अच्छा लिखती हो। उनके शब्द मुझे अब भी याद है कि लिखना और पढ़ना बहुत अच्छी आदत है, क्या बात है। जीवन भर साथ देते हैं। जब एक एक करके सब साथी छूट जाते हैं, तब भी ये आपकी लिखाई पढ़ाई, ये कुछ ऐसी यादें हैं। और अपने मन के अंदर की भावनाओं को एक्सप्रेस करना अगर आप शब्दों में कर पाते हैं, तो इससे बड़ा और गिफ्ट कोई नहीं है। बहुत सही बात है। तो लिखो, तुम अच्छा लिखती हो, और कभी उसको छोड़ना मत। वाह। शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाएं, क्योंकि कुछ शब्द आप जो रचना करते हैं वो आपको इतना सुकून देता है मन को भी, और बहुत सारी फीलिंग्स, जो बहुत सारी बातें आप नहीं कह पाते हैं, उनको आप अब लिख पाए, तो इससे बड़ा। तो मैंने वो मुझे याद रहा। और इंग्लिश वाली जो हमारी प्रोफेसर थी, वो भी हमें एनकरेज करती थी बहुत, भले ही डांट मिलती हो कभी कभी हमारे प्रोनाउंसिएशन पे। कभी कभी उनको लग जाता है कि इन्होंने ऐसे ही, ये आ तो गई है इंग्लिश लिटरेचर में, इनके बस का ये रोग है नहीं। लेकिन इतना एंजॉयबल वो उसको बनाती थी कि हमको लगता था कि शैली और कीट्स पढ़ते हुए हम उन्हीं वादियों में पहुंच गए हैं, वाह वाह, जिनका वर्णन वो कर रही हैं। जी जी। और हिंदी की तो पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, 3 अलग अलग क्लासेस होती थी। इंग्लिश लिटरेचर में भी, हिंदी में भी। तो 3 अलग प्रोफेसर, इंग्लिश लिटरेचर की, 3 हिंदी की। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे मन में इतना इसके लिए प्यार जगाया, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। और मुझे भी जब मैं पढ़ती थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, जी, उसने कहा उसने कहा था हमारे 10th क्लास में थी, कोर्स में, 12th में थी, BA, MA जब मैंने किया हिंदी लिटरेचर में, उसमें भी उसने कहा था कहानी थी। वाह, अलग अलग तरीके से पढ़ने को मिली। फिर एक कहानी में कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी कि वो साहित्य बन गया। बिल्कुल। और साहित्य 10वीं से लेके MA तक। तो मेरी कोशिश रही। खैर मैं उतनी सुंदर कहानी तो नहीं लिख पाई उसने कहा था जैसी, पर मैंने कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद मेरे सफर में बहुत अच्छे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे एनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए। उसने कहा था कि बात चल रही है, तो इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी थी जी। उसने कहा था, और उसमें बड़ा प्यारा गाना था, रिमझिम के प्यारे प्यारे गीत लिए। अच्छा, क्यों ना वो गाना सुने, फिर आगे की बात करते हैं। ओके। हमने जी, आपने बताया कि इलाहाबाद का दौर था, 50 का दशक चल रहा था। एक से बढ़ के एक प्रतिभाएं वहाँ मौजूद थी। महादेवी थी, फिराक गोरखपुरी थे, बच्चन जी थे, उपेंद्र नाथ अश्क थे इलाहाबाद में, और भी तमाम बड़े बड़े साहित्यकार इलाहाबाद में हुआ करते थे। तो एक धड़कता हुआ शहर था। धड़कता हुआ। क्या अनुभव रहे आपके उस जमाने में? बहुत ही अच्छे रहे। मैंने आपको बताया ना कि वो 2 साल पंख लगा के उड़ गए, पता ही नहीं चला कि कैसे 2 साल हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। एक जैसे नई दुनिया खुल गई
गई हमारे लिए। और हम लोग इतने उत्सुक रहते थे कि कोई नई किताब पढ़ने को मिले, कुछ नया। और मैं उस जमाने से ही, शुरू से ही, साल के अंत में डेलीगेसी के प्ले होते थे, उसमें मैं हमेशा हिस्सा लेती थी। तो नाटकों में भी काम करना शुरू कर दिया था? नाटकों में मैंने वहां से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसके पहले देहरादून में भी मैंने हमेशा लिया। जब 7वीं 8वीं क्लास में थे तो जैसे आजादी के टाइम वो हमें करना था एक नाटक, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया। मुझे अच्छा लगता था बहुत ये करना। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आके वहाँ साल के एंड में बहुत बड़ा डेलीगेसी शो होता था। उसमें इतने लोग आते थे, उसके टिकट बाकायदा होते थे और अच्छा प्रेजेंटेशन उसका, बहुत प्रोफेशनल तौर पे हम लोग उसकी महीनों रिहर्सल करते थे। तो उसमें मैंने तीनों, जब तक 2 साल में वहाँ पढ़ी, दोनों बार हिस्सा लिया। और उसके लिए मुझे इतना एनकरेजमेंट मिला कि लोगों ने, मतलब अगले दिन सब कहते थे कि बड़ा अच्छा किया, वो रोल तुमने अच्छा किया और तुम्हारा प्ले बहुत अच्छा था सबका। और तालियां बजती थी, तालियों की गड़गड़ाहट, मेरे भाई भाभी बहनें आते थे देखने के लिए। तो एकदम जैसे केयर फ्री आदमी कुछ भी करना चाहता है। मैं बहुत भाग्यशाली रही कि मुझे मेरे भाई बहनों से, भाभी से, हर किसी से इतना एनकरेजमेंट मिला कि करो, क्या करना है, जी जान लगा के करो, जो भी करना है आगे बढ़ो। तो वहाँ एक और मुझे मौका मिला कि मेरे भाई को जो बंगलो मिला था वो सिविल लाइंस में, शानदार इलाका, शानदार इलाका, उस सिविल लाइंस में थोड़ी दूर पे ही रेडियो स्टेशन था। आकाशवाणी इलाहाबाद। तो मुझे तो ऐसा लगा कि अरे वाह क्या बात है, जो मैं इतना हॉस्टल में तो बहुत अच्छा था मगर बंद रहता ना कि जी। वो हम कहीं पिक्चर भी जाते थे या बाजार भी, तो हमारे साथ हमारी प्रोफेसर लाइन में लग के चलते थे, फिर आओ बंद हो जाओ। और यहाँ मुझे 2 साल क्या मिला मैं आपको बताया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने भाई की, अपनी फैमिली की, अपनी माँ की, कि मुझे इतना। तो मैंने कहा मैं रेडियो स्टेशन जा रही हूँ, वहाँ वो होता था ना ऑडिशन के बिना नहीं होता था। तो सबने कहा हाँ जाओ। और वो इतना पास था कि किसी कोई चिंता नहीं, रिक्शा चलती थी उसमें बैठ के वहाँ तक चले जाओ और मेरे साथ किसी को भेज देते थे। तो मैं जाके वहाँ, तो वहाँ मैं अप्रूव हो गई, अप्रूव आर्टिस्ट। वाह वाह। तो कैजुअल आर्टिस्ट बोलते थे जी। लेकिन उन दिनों बहुत ये थे, 3 महीने में एक बार एक आर्टिस्ट को मौका मिलता था। मुझे नहीं पता आजकल क्या रूल है। तो उस जमाने में राइटर आर्टिस्ट 3 महीने में तो बुलाया जाता था। जब वो पीला लिफाफा आता था तो हमें लगता था क्या मिल गया, रेडियो जाने का मौका इतना शानदार। तो आप क्या करने जाती थी? अनाउंसमेंट करती थी? नहीं, अनाउंसमेंट नहीं, मैं ड्रामे में हिस्सा लेती थी। वाह वाह। हाँ, उन्होंने गोपाल कौल एक करके होते थे वहाँ। जी जी। और बिकॉज गोपाल कौल वाज ए वेरी हैंडसम बॉय, तो वो वो वहाँ के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। और एक बंगाली थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो हम लोग 3 महीने में एक बार हम लोग जाके, तो मेरी शुरुआत, मेरा जो ऑडिशन वहाँ मैंने इलाहाबाद में दिया, वो मेरे दिल्ली में काम आया बाद में जी। और फिर यहाँ मुंबई में काम आया। बिल्कुल। तो मैं वहाँ से लगातार रेडियो में नाटक करती लगा। और सुबह को वो आता था इनका अमीन सयानी का। जी जी। इतना अच्छी आवाज उनकी, रेडियो और उसके गाने। और एक फरमाइशी प्रोग्राम होता था शाम को एक होता था। हम लोग लेटर भेजते थे कि ये गाना सुनने की, तो हमारे नाम अनाउंस होते थे। वो हम इतने एक्साइटेड होते थे, क्या चीज है, वो कहते थे इसकी फरमाइश की है, दिल्ली से ये, इलाहाबाद से ये, उनके नाम अनाउंस, फिर वो गाना बजता था। तो वो हमारे लिए इतना बड़ा एक्साइटमेंट था कि हमारा नाम आ जाए। तो हम अच्छी अच्छी मूवीज के गाने सुन के, सावन के बादलों उनसे ये जा कहो, वाह वाह, तकदीर में यही था साजन मेरे न रो। वो गाना कौन सी फिल्म का? जहाँ तक मुझे याद आता है पारुल घोष का गाना है, सावन के बादलों। करण दीवान थे उसमें और स्वर्णलता। बाप रे, ये सब याद है आपको? अच्छा ये बताइए, वो दौर था सिविल लाइंस में आप रहती थी, आसपास तो टॉकीजें भी हुआ करती थी क्या? टॉकीज हुआ करती थी, थिएटर हुआ करते थे? नहीं, बस मुझे अपनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और रेडियो स्टेशन, 2 चीज में ही इतना दिन कहाँ गया पता ही नहीं चलता था। पढ़ाई लिखाई, क्योंकि मुझे मेरे भाई ने और मेरी माँ ने जितना मेरे ऊपर मेरी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया, खर्चा किया, उस सब को जस्टिफाई करने के लिए मुझे बहुत अच्छे नंबरों से पास होना था। तो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान, बस मेरा ये शौक था तो यही कि मैं रेडियो स्टेशन कभी जाऊं और एक बार कुछ। तो ये बहुत सारी मूवी, एक मेला पिक्चर आई थी, उसमें बिल्कुल दिलीप कुमार और नरगिस हीरोइन। जी जी जी। वो मुझे अभी तक याद है। तो मेला फिल्म का गाना, कॉलेज के जमाने की, जहाँ से आपने आकाशवाणी में नाटकों में काम करना शुरू किया, यहाँ तक तो हम आ गए आपकी जीवन की इस यात्रा के बारे में सुनते हुए। पर पहली कहानी आपने कब लिखी, ये भी बताइए। इसके बाद कहानी ये है कि बीए किया और तब तक मेरी शादी की बातचीत शुरू हो गई थी। तो मेरी एमए करने की बहुत इच्छा थी कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास करूं, वहां पढ़ूं मैं, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो शायद डेस्टिनी बोलिए इसको या जो बोलिए, बातचीत चल रही थी शादी की कई जगह। और फिर ये नवीन चंद्रा साहब से मुलाकात
करवाई। इट वॉज नॉट ए लव मैरिज, इट वॉज अरेंज मैरिज। बट जब ये लोग, ये और इनकी बहन दो, इनके फादर, ये जब हमारे यहाँ इलाहाबाद मिलने आए हमारे घर पे और हमने साथ चाय पी, तो एक लंबा गोरा हैंडसम इंजीनियर, उनसे फिर मुझे लगा कि ये मेरा, और मेरे घर वालों को भी इतना रिश्ता अच्छा लगा। सच पूछिए तो जब ये लोग चले गए वापस, तो मैं अपनी बहन से हंस रही थी। मैं कह रही थी कि ये लोग तो दे आर सो टॉल एंड फेयर एंड यू नो, पता नहीं अब मैं तो शॉर्ट भी हूँ, मेरा कलर भी ब्रिटिश है, बात बनेगी कि नहीं आई डोंट नो। पर हाँ, अगर इन लोगों ने हाँ करी तो मतलब आपने अपनी मंजूरी दे दी थी? हाँ, मेरी मंजूरी मांगी गई थी। मांगते थे मेरे भाई ने हमेशा कहा, और भी जगह 2-4 जगह बातचीत चली थी, बहुत पैसे वाले लोग थे बहुत, पर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं। तो ऐसे 2-3 जगह ऐसा हो चुका था कि नहीं हो पा रहा था। तो मेरी माँ को फिक्र थी कि भाई अब बीए हो गया, उस जमाने में बीए ही एक बड़ी बात थी, तो वो कर ली। तो उनकी इच्छा थी कि भाई अब शादी होनी चाहिए। तो फिर मेरी भी हाँ हो गई और इन लोगों ने भी हाँ कर दी, और 53 में 20 जून 1953 वी गॉट मैरिड। जी, अब यहाँ से जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। आपकी शादी के नाम में एक गाना याद कीजिए किसी फिल्म का। ये तो 53 की बात चल रही है हमारी, है ना? ये कौन आया, क्या बात है, जरूर गाना था। हाँ, कौन आया, बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरे दिल ने बाहर आई। सुरिया की आवाज थी ना ये गाना, ये कौन आया कि मेरे दिल में। हाँ, एक बार और एक गाना जो उन दिनों बहुत, ये हवा ये रात ये चांदनी, तलत साहब की आवाज का गाना, ये सुनते, ये इन्होंने सुनाया था गा के। वाह 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 वाह। तो उनकी आवाज तलत महमूद से मिलती थी? ऐसे ही शौकिया गाते थे। जी जी। उन दिनों ये भी होता था बहुत कि मिले, बात हुई, और फिर अगर डिनर पे आए तो भाई गाना गाइए, तो 2-4 लाइन लोग गा ही देते थे। आपने भी कुछ सुनाया था? मैंने सुनाया था, एक गजल थी, इसी से बहुत, ये हवाई रात ये चांदनी, इसी से बहुत मिलती जुलती। उन दिनों गजल कितनी देर लग रही है मुझे याद करने में। कोई बात नहीं, जब तक आप इसे याद कर रही हैं, तलत महमूद वाला ये गाना सुनते हैं आपकी शादी के नाम। ये हवा नहीं कि उसके बोल याद नहीं आ रहे। अब नवीन साहब के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई है ना? आपने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। लिखना पढ़ना चलता रहा? हाँ, लिखना पढ़ना चलता रहा, क्योंकि पहली जो पोस्टिंग थी जब हमारी शादी हुई है तो ये पास करके ही निकले थे। तो पहली जॉब इनको मिली मोदी नगर में। जी जी जी। तो 2 साल हम मोदी नगर में रहे। वहाँ फुर्सत ही फुर्सत थी, क्योंकि ये सुबह फैक्ट्री थी, वहाँ चले जाते थे 8-9 बजे, फिर लंच के लिए आते थे, क्योंकि वहाँ सब पास था मोदी नगर में, और फिर 2 घंटे आराम करके उसके बाद चले गए। फिर शाम को 5-6 बजे तक वापस घर आ गए। तो हम लोग अगर कोई फिल्म देखने होती थी तो उसके लिए हम लोग मेरठ जाना पड़ता था। अच्छा। तो वीकेंड पे हम लोग मेरठ जाके पिक्चर देख के आते थे, और बाकी दिन भर मुझे किताबें वहाँ से मैं लाइब्रेरी से ले आती थी। अच्छा। तो ऐसे कुछ खास मैंने वहाँ नहीं किया। मुझे मोदी नगर में रहना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। वो छोटी जगह थी, मुझे कुछ करने को नहीं मिल रहा था वहाँ पे, तो बस पढ़ना लिखना मेरा रहता था। तो शायद मैंने उसी वक्त थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके बाद जब इनकी कॉरपोरेशन में नौकरी लग गई दिल्ली, और हम दिल्ली आए, तो उस वक्त मुझे लगा कि अब पंख खुल गए हैं, फिर से मैं कुछ कर सकती। अब एक बड़ा आसमान मिल गया। हाँ, दिल्ली में आके जी। और हम रहते थे शक्ति नगर में, और इनका ऑफिस था आसफ अली रोड, न्यू दिल्ली। तो इनको वहाँ वो लंच के लिए नहीं आते, वो सुबह 8 बजे निकलते थे और फिर शाम को 6-7 बजे 6 बजे ऐसे वापस लौटते थे। तो मैंने वही फिर से रेडियो स्टेशन जाना शुरू किया दिल्ली में। जी। तब मेरा लिखने का जो मैं चाहती थी करना, और मैंने मैगजीन्स के लिए लिखा बहुत। जी जी। क्योंकि वक्त था मेरे पास, रेडियो स्टेशन भी जाती थी, पर वहाँ तो वही था ना कि 3 महीने में आपको एक बार मौका मिलेगा। लेकिन मैं लिख के देती थी मेरे प्लेस, स्किट्स, बहनों के प्रोग्राम के लिए कहानियाँ, वो सब बहुत एनकरेजमेंट। और मैंने सारिका, सरिता, वामा, इनके लिए लिखना शुरू किया। तो कहानियाँ छपना शुरू हो गई? छप गई। हालांकि दिल्ली में कंपटीशन बहुत था। वहाँ हमारी 4 चीजें रिजेक्ट होती थी, तब एक चीज एक्सेप्ट होती थी, लेकिन जो होती थी तो फिर बहुत उसका एक जोश रहता था कि अब हमारा प्ले आने वाला है, अभी आने वाला है। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई, और बतौर लेखिका एक नाम बनने लगा। हाँ, मतलब एनकरेजमेंट तो मिला ही। हाँ, नाम भी आता था, क्योंकि सरिता और सारिका ये अच्छी पॉपुलर मैगजीन्स थी। जी जी। उनमें छप जाना। धर्मयुग में मैं जब बम्बई आ गई है वापस, धर्मयुग में तब मेरा छपा। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। वो तो बहुत ही, मतलब धर्मवीर भारती जी 10 रिजेक्ट करते थे, तब एक लेते थे। हाँ, तो अभी हम दिल्ली की ही बात करते हैं, फिर मुंबई की तरफ आते हैं। दिल्ली में साहित्यकारों से परिचय बढ़ा, मिलना जुलना शुरू हुआ? हाँ, मतलब जो रेडियो स्टेशन पे मिलते थे उन लोगों से मेरा अच्छा, क्योंकि मैं लिखती भी थी, ड्रामे में कैजुअल आर्टिस्ट भी थी वहाँ पे, तो इस तरह से मेरा आना जाना जो वहाँ। और फिर ये हुआ कि वहाँ टेलीविजन शुरू हुआ, तब हम वहाँ थे।
वाह। तो जब टीवी शुरू हुआ तो आपने टीवी के लिए भी लिखना शुरू किया? नहीं, लिखना नहीं, पर पार्ट लिया मैंने। अच्छा। उसका बड़ा ऑडिशन हुआ था, वो उसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, हाँ। जहाँ हमारा रेडियो स्टेशन था, उसी से लगे हुए एरिया में टीवी स्टेशन खोला। अच्छा अच्छा। और उस वक्त पूरे हफ्ते में 2 दिन प्रोग्राम होता था, वीकेंड पे, और किसी के पास टेलीविजन सेट नहीं थे, तो लोग वहीं हॉल जो था पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, जो टीवी स्टेशन था, उसके नीचे एक बड़ा सा जो हॉल था, उसमें वहाँ एक टीवी रखा रहता, उसके सामने बैठ के लोग देखते। तो जो हमारा फर्स्ट प्ले हुआ, तो उसको देखने के लिए मेरे हस्बैंड, मेरी फ्रेंड्स, ये सब शक्ति नगर से वहाँ गए। अरे वाह। पार्लियामेंट स्ट्रीट, और वहाँ बैठ के उन्होंने देखा। और ऑडिशन के लिए शिवेंद्र सिन्हा वहाँ होते थे। ओहो हो। शैलेंद्र शंकर, गजब। हमारा पहला प्ले डायरेक्ट किया शैलेंद्र शंकर जी। शिवेंद्र सिन्हा जी ने अगला वाला किया, जिन्होंने आगे चल के फिल्में भी बनाई, शिवेंद्र सिन्हा ने। हाँ, फिल्में तो कम बनाई, लेकिन वहाँ पे उनका टीवी स्टेशन का जो शुरुआत हुई, वो प्रोड्यूसर उसमें शिवेंद्र सिन्हा, शैलेंद्र शंकर, और बाद में तो मिस्टर देशपांडे भी आए थे। जी जी जी। ये भी वहाँ पहुँच गए। तो वो हमने शुरुआत देखी। उफ, क्या चीज थी। मतलब उस प्ले की लखनऊ से आर्टिस्ट आए थे, वाह। और हम वहाँ के आर्टिस्ट, हमारा सबका ऑडिशन हुआ, और हमने 1 महीना रिहर्सल की। अच्छा। क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट था, अगर एक फंबल हो जाता तो वो प्ले बिगड़ जाता। तो इतना सबको अपना पार्ट याद होना चाहिए कि आप 1 घंटे का लंबा प्ले कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दूरदर्शन का शुरुआती दौर, हाँ। और नाटकों का प्रसार। नाटकों का। तो वाह। उस प्ले में मैं भी, अभी तक मुझे याद है, 3 बहनों की कहानी थी, और माँ बाप कितने दुखी हैं उनकी शादी के लिए, और कैसे, तो उसमें मुझे सबसे बड़ी बहन का रोल मिला था। अच्छा। और 2 मेरी और छोटी बहन थी, और शैलेंद्र शंकर जी ने उसका डायरेक्ट, जो बाद में टीवी के बहुत दिन वो ही वॉज द टॉप बॉस जी जी इन द दूरदर्शन इन दिल्ली। बिल्कुल नहीं होंगी। मुंबई कैसे आना हुआ था? हम लोग करीब 4 साल दिल्ली रहे। उसके बाद चंद्रा साहब का तबादला पहले कैलकाटा हुआ, और कैलकाटा से बड़ौदा हुआ, बड़ौदा से बॉम्बे आया। अच्छा। और मुंबई आई तो जाहिर है कि आप भारती जी से मिली होंगी धर्मयुग में रचनाएं लेने की चक्कर में। हाँ हाँ, बिल्कुल, मुझे बहुत इच्छा सख्त थी। व्यक्ति हुआ करते थे। हाँ, बहुत सीरियस टाइप के, मतलब उनसे कभी मिलने भी जाओ तो उतनी बिल्कुल बात करते थे हमेशा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उनकी जो पत्नी थी पुष्पा, वो मेरी क्लास फेलो थी इलाहाबाद में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो हम सबको पता था कि पुष्पा की शादी धर्मवीर भारती जी से हुई है, और इन्होंने उस वक्त जो इनका पहला उपन्यास था जो बहुत मशहूर हुआ, उससे सारे हिंदुस्तान में जो भी हिंदी के प्रेमी थे उन सबको पता था कि ये धर्मवीर भारती जी धर्मयुग के एडिटर। तो पुष्पा की मुलाकात तो उनसे वहीं शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई होगी, पर इतना मुझे मालूम था। तो इसलिए मैं पुष्पा से भी मिली, और कि हम भी बम्बई आ गए, अब हम यहाँ हैं। और विमला पाटिल, उन्होंने मेरी कहानियां बहुत ली। अच्छा। हाँ, फेमिना में मैं इंग्लिश में भी लिख लेती थी, तो इंग्लिश के भी मेरी 1-2 आर्टिकल और कहानियां फेमिना में निकली जी। और वामा। फिर टेलीविजन तो यहाँ था ही, वहाँ मैंने जाना शुरू किया, तो वहाँ मेरी मीना वैष्णवी से बहुत अच्छी दोस्ती, और हम दोनों ने इतना काम किया साथ में मीना वैष्णवी के साथ। वो मुझे बहुत एनकरेज करती थी कि आप लिखिए। मतलब मुझे लगता था कि पता नहीं मैं टेलीविजन के लिए प्ले लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी, उसके लिए तो मैं लिख रही थी रेडियो के लिए, पर मैंने टेलीविजन के लिए नहीं। ये मीना वैष्णवी ने मेरे साथ बैठ के कि हम प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल रखेंगे, उसके 3-3 चैप्टर लेंगे या 4-4 डिवाइड करेंगे, और कामना जी आप लिखिए, मैं और आप मिलके हम इसका स्क्रीन प्ले, और फिर आप डायलॉग। स्क्रीन प्ले मैंने और मीना जी ने किया, और डायलॉग सारे मैंने। कितनी बड़ी चुनौती थी कि जेन ऑस्टिन का इतना क्लासिक नॉवेल है, और उस पर आपने तृष्णा जैसा सीरियल लिखा, जो उस जमाने का कल्ट सीरियल कह सकते हैं, लोगों के जहन में आज तक ताजा है। और जेन ऑस्टिन की एक पेचीदा रचना प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसको हिंदी कर रहे हैं आप लोग। दूरदर्शन का वो दौर है शुरुआती, और कितनी चुनौती थी, क्योंकि मीडियम की समझ होना, उसके अलावा फिर ये स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखना आसान काम नहीं है। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना आपको कि मीना वैष्णवी को मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि जब उन्होंने कहा कि मैं ये बना रही हूँ, उन्होंने एक शायद मराठी में कुछ बनाया था श्वेतांबरा करके, तो वो उनको थोड़ा बहुत इसका उनको आइडिया हो गया। तो उन्होंने कहा, मैंने जब आप, मेरे हस्बैंड को एक पोस्टिंग 3 साल की हांगकांग के लिए मिली थी, तो हम वहाँ चले गए थे, तो उन्होंने उस टाइम में वो बनाया था श्वेतांबरा मराठी का। जब मैं लौट के आई वहाँ से, तो उन्होंने कहा मैंने एक प्रोजेक्ट है मेरा प्राइड एंड प्रेजुडिस, और वो क्योंकि हमारे कल्चर से बहुत, जिसकी 5 लड़कियां होंगी
होंगी, उस माँ बाप को तो नींद नहीं आएगी। क्या करेंगे भाई, कैसे शादी होगी। तो ये बड़ा सूट करता है, तो हम इस पे बनाएंगे। वाह वाह। तो बस मैंने और उन्होंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा अच्छा चलिए करते। तो फिर मैंने कहा लेकिन स्क्रीन प्ले में अकेले मेरे लिए मुश्किल, बोल नहीं मैं आपके साथ बैठती हूँ। तो हम दोनों ने मिलके उसका स्क्रीन प्ले किया, उसके बाद सारे डायलॉग्स मैंने लिखे। और वो इतना, बॉम्बे डाइंग की जो है हेड, उन्होंने स्पॉन्सर भी किया उसको। जी जी। पहला ऐसा दूरदर्शन का वो था सीरीज के जिसको उन्होंने स्पॉन्सर किया था। स्पॉन्सर। बहुत देर से कोई गाना नहीं सुना, तो जरा अपनी पसंद का एक गाना बताइए। मेरी पसंद के इतने गाने मैं गाती रहती थी, लेकिन अब आप लगाइए मेरा सुंदर सपना बिखर गया। क्या बात, गीता रॉय की आवाज गीता में रॉय ये का गाना। कुछ बॉम्बे टॉकीज। अभी आप इस कार्यक्रम में सुन रहे थे जानी मानी फिल्म संवाद और कहानी लेखिका कामना चंद्रा से यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर हर्ष पाटले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।